इमेजिन कीजिए कि एक मल्टी मिलियन डॉलर का कॉर्पोरेट मर्जर सिर्फ इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। हाँ, और ऐसा अक्सर होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। राइट। या फिर लाइक एक ऐसा टैलेंटेड प्रोफेशनल जो अपनी ड्रीम जॉब के बहुत करीब था, लेकिन सैलरी नेगोशिएशन के दौरान डील टूट गई। बिल्कुल, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए थे। एग्जैक्टली। असल कारण ये था कि वे ये समझ ही नहीं पाए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और उसकी असल जरूरतें क्या हैं। ज्यादातर लोग नेगोशिएशन को बस एक रस्साकशी या टग ऑफ वॉर समझते हैं। हाँ, एक ऐसा खेल जहां बस जो ज्यादा ताकतवर है वही जीतता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक कला नहीं बल्कि एक सटीक इंजीनियरिंग साइंस की तरह देखें तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। 7 एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन का एक लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा मिशन ही यही है कि इस सोर्स मटेरियल को गहराई से समझा जाए। और अगर हम सीधे सोर्स मटेरियल पर आएं तो मेज पर बैठने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर बातचीत विफल हो जाती है तो हमारे पास क्या शक्ति है, मतलब हमारी पावर डायनामिक्स क्या है। एग्जैक्टली। टेक्स्ट की शुरुआत ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्पों से होती है। मैं सोर्स मटेरियल की एग्जैक्ट लाइंस पढ़ता हूं। 1 alternatives. These are the walkaway alternatives which each party has if agreement is not reached. Walkaway alternatives. Make sense? और इसके आगे जो लाइन है वो और भी क्रिटिकल है। These are things that one party or another can do by self-help without requiring the agreement of the other. Self-help, ये वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है ना? इसका मतलब है कि वो एक तरफा कदम जो कोई बिना दूसरे की सहमति के उठा सकता है। और फिर इस सेक्शन का सबसे बड़ा रूल आता है। In general, neither party should agree to something that is worse for that party than its BATNA, its best alternative to an agreement. BATNA यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। ये टर्म तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बहुत सुना जाता है। हाँ, लेकिन लोग इसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। सेल्फ हेल्प का सीधा मतलब है कि मान लीजिए हम सप्लायर बदल रहे हैं, इसके लिए हमें पुराने सप्लायर की परमिशन थोड़ी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर किसी के पास 3 अन्य जॉब ऑफर्स हैं तो वो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठना है। और इसी वजह से वो आक्रामक रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए जो तैयारी की चेकलिस्ट है ना, उसमें बहुत ही पॉइंटेड सवाल हैं, जैसे व्हाट्स आवर बैटना, व्हाट्स देयर्स, राइट। और एक और सवाल, कैन वी इम्प्रूव आवर्स वर्स देन देयर्स। ओहो, वर्स देन देयर्स, ये तो बहुत ही टैक्टिकल है। मतलब बातचीत शुरू होने से पहले ही सामने वाले के विकल्पों को नैतिक रूप से कमजोर करना। एग्जैक्टली। ये स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये किसी सर्कस के सेफ्टी नेट की तरह है। वो कैसे? लाइक अगर नेट मजबूत है तो आप ऊंचे और निडर करतब दिखा सकते हैं, मतलब आप अग्रेसिव नेगोशिएशन कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप गिरेंगे नहीं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। अब मजबूत विकल्पों के साथ जब लोग मेज पर आते हैं तो वे अपनी मांगे रखते हैं, जिन्हें हम पोजीशंस कहते हैं। लेकिन असली खेल तो उनकी अंदरूनी जरूरतों का होता है, यानी इंटरेस्ट्स। राइट, पोजीशंस वर्सेस इंटरेस्ट्स। हाँ, मैं टेक्स्ट की सटीक पंक्तियां पढ़ता हूं। टू इंटरेस्ट्स, दिस इज द वर्ड वी यूज फॉर व्हाट इट इज दैट समबडी वांट्स। जो कोई असल में चाहता है। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद एक बहुत गहरी लाइन है, underlying the positions of the parties are their needs, their concern, their desires, their hopes and their fears. Hopes and fears. हाँ, और निष्कर्ष ये है कि other things being equal, an agreement is better to the extent that it meets the interests of the parties. देखिए, ये पोजीशन और इंटरेस्ट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पोजीशन तो वो है जो कोई जोर शोर से मांग रहा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लाइन का सटीक विवाद हो। राइट, मुझे ये जमीन चाहिए ही चाहिए। हाँ, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो शायद प्राइवेसी की इच्छा हो सकती है या फिर प्रॉपर्टी की कीमत गिरने का डर हो सकता है। एग्जैक्टली। और चेकलिस्ट में एक बहुत अच्छा सवाल है, आर देयर अदर पार्टीज टू कंसिडर? अदृश्य हितधारक। हाँ, लाइक सरकारी रेगुलेटर या जीवन साथी। कभी कभी नेगोशिएशन टेबल पर जो इंसान बैठा है उसकी नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े लोगों के इंटरेस्ट हावी होते हैं। मेक सेंस। और चेकलिस्ट आगे पूछती है, विच इंटरेस्ट्स आर शेयर्ड, विच आर जस्ट डिफरेंट एंड विच कॉन्फ्लिक्ट। हमें हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पर ही कड़ी सौदेबाजी करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। क्या होगा अगर दोनों पक्षों के इंटरेस्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट हों, कोई साझा बिंदु या शेयर्ड इंटरेस्ट मिले ही ना, तब तो डेडलॉक हो जाएगा ना।
ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और यहीं से हम तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शंस यानी संभावनाएं। ओके। जब एक बार इंटरेस्ट समझ आ जाएं और लगे कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगला कदम मेज पर रचनात्मक विकल्प तैयार करना है, दायरे का विस्तार करना। स्कोप को बढ़ाना। एग्जैक्टली। सोर्स मटेरियल कहता है 3 ऑप्शंस। We use this word to identify the full range of possibilities on which the parties might conceivably reach agreement. फुल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। हाँ, और यहाँ संतरे यानी ऑरेंज का वो मशहूर उदाहरण आता है। ओ, वो ऑरेंज वाली स्टोरी। हाँ, टेक्स्ट में लिखा है, We might decide that you get the orange, that I get it, that we cut it in half, or we might decide that I can have the peel for baking and that you can have the fruit to eat. They are all options. राइट, संतरे को आधा आधा काटना तो बहुत ही लेजी नेगोशिएशन है। बिल्कुल, लोग बस 50-50 बांट लेते हैं और सोचते हैं कि डील हो गई। I mean, ये तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, और कॉम्प्रोमाइज करना तो बातचीत की हार है, जबकि रचनात्मक ऑप्शंस खोजना बातचीत की असली जीत है। सही कहा। रचनात्मक विकल्पों से दोनों को अपनी जरूरत का 100% मिल सकता है। एक को बेकिंग के लिए पूरा छिलका मिल गया और दूसरे को खाने के लिए पूरा फल। वाओ। इसे इकोनॉमिक्स में परेटो ऑप्टिमैलिटी या परेटो एफिशिएंसी कहते हैं। ये क्या होता है? मतलब एक ऐसा समझौता जहां किसी एक का नुकसान किए बिना दूसरे का फायदा ना हो सके। जब तक आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते, तब तक आपको टेबल पर और वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। तो इसके लिए चेकलिस्ट में क्या सवाल है? सवाल है, What are some possible agreements that might creatively satisfy both our interests? आपको जटिल और बहुआयामी पैकेज बनाने होते हैं। लेकिन देखिए, जब मेज पर इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे तो किसी एक को कैसे चुना जाए? मतलब फिर तो ये ईगो की लड़ाई बन जाएगी कि मेरा ऑप्शन बेहतर है। और यहीं पर लेजिटिमेसी यानी वैधता का प्रवेश होता है। हमारा चौथा एलिमेंट, निष्पक्षता का पैमाना। मैं सोर्स मटेरियल से पढ़ता हूं। 4 Legitimacy. Other things being equal, an agreement is better to the extent that each party considers it to be fair as measured by some external benchmark. एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब कोई बाहरी स्टैंडर्ड। बिल्कुल। Such external standards of fairness include international law, precedent, practice, or some principles such as reciprocity and most favored nation treatment. ये बहुत जरूरी है। अगर हम कोई पुरानी कार खरीद रहे हैं तो कीमत ब्लू बुक वैल्यू पे तय होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सेलर की मर्जी पर। Exactly. ये एक बाहरी बेंचमार्क है। और टेक्स्ट में जो इंटरनेशनल लॉ या मिसाल यानी प्रेसिडेंट की बात की गई है, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं। और प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ यहाँ? प्रैक्टिस मतलब इंडस्ट्री के स्थापित नियम, और रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर आप किसी को सबसे अच्छी डील दे रहे हैं तो वही शर्तें बाकियों पर भी लागू हों। वाह, ये तो बहुत परिष्कृत उदाहरण है। हाँ, और चेकलिस्ट का पॉइंट है, हाउ कैन दे जस्टिफाई द आउटकम टू देयर कंस्टिट्यूएंट्स। राइट, सामने वाले को भी तो अपने बॉस या बोर्ड को जवाब देना होता है। बिल्कुल। इसलिए उन्हें एक तार्किक कहानी, एक ऑब्जेक्टिव नैरेटिव देनी चाहिए ताकि वे इस सौदे को अपने लोगों को बेच सकें। लेकिन मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट या मिसाल को मापदंड मानती हूँ और सामने वाला प्रैक्टिस यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मापदंड मानता है, तो इस टकराव को कैसे सुलझाएं? बहुत ही सॉलिड पॉइंट है और यहीं पर लोग फंसते हैं। जब आप बहुत आक्रामक होकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शंस और लेजिटिमेसी तो सेटल हो जाते हैं, लेकिन इंसानी संबंध खत्म हो जाते हैं। रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है। हाँ, जो हमारा 5वां एलिमेंट है, रिलेशनशिप। दीर्घकालिक खेल। टेक्स्ट कहता है 5 रिलेशनशिप। A negotiation has produced a better outcome to the extent that the parties have improved their ability to work together rather than damaged it. ये तो बहुत सच है। व्यापारिक साझेदार हो या जीवन साथी, उनके साथ सौदेबाजी कोई एक बार की घटना थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट आगे कहता है, Most important negotiations are with people or institutions with whom we have negotiated before and will be negotiating again. राइट। तो अधिकतम वित्तीय लाभ निकालने का क्या फायदा अगर वो काम करने के रिश्ते को हमेशा के लिए नष्ट कर दे? Exactly. और टेक्स्ट में एक बहुत जरूरी बात है, Whatever else a relationship may involve, one crucial aspect is an ability to deal well with differences. ये तो वही बात हो गई कि आप एक लड़ाई तो जीत गए, लेकिन आपने पूरा युद्ध ही हार दिया। बिल्कुल। ट्रेड ऑफ्स को संतुलित करना बेहद जरूरी है। इसीलिए चेकलिस्ट पूछती है, How can we improve the relationship without conceding on the substance? विषय वस्तु पर समझौता किए बिना। हाँ, हम विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण रह सकते हैं। स्ट्रैटेजी है,
separate the people from the problem. मतलब मुद्दे पे सख्त रहें लेकिन इंसान के प्रति नरम। Exactly. और रिश्ते सुधारने का एकमात्र तरीका है उत्कृष्ट कम्युनिकेशन, हमारा छठा एलिमेंट। बिना अच्छे कम्युनिकेशन के तो सब कुछ फेल है। बिल्कुल। टेक्स्ट कहता है 6. Communication. Other things being equal, an outcome will be better if it is reached efficiently without waste of time or effort. वेस्ट ऑफ टाइम तो बहुत होता है मिसअंडरस्टैंडिंग में। हाँ, और आगे लिखा है efficient negotiation requires effective two-way communication. मैं इसे ऐसे देखती हूँ लाइक दो रेडियो जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, वो केवल शोर पैदा करते हैं, कोई संगीत नहीं। गलतफहमियों से सिर्फ समय और धन की बर्बादी होती है। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनना बहुत जरूरी है, एम्पैथी के साथ। चेकलिस्ट पूछती है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी वांट टू लिसन फॉर और हाउ कैन वी शो देम दे हैव बीन हर्ड। बातों को दोहराकर तनाव कम किया जा सकता है। राइट। और एक और अहम सवाल, व्हाट इज आवर प्रोसेस स्ट्रैटेजी, व्हाट माइट वी से टू स्टार्ट ऑफ। शुरुआती मिनटों के स्क्रिप्टिंग बहुत मायने रखती है। अब मान लेते हैं कि हमने बेहतरीन कम्युनिकेशन किया, ऑप्शंस भी अच्छे हैं, रिलेशनशिप भी ठीक है। हाँ, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर अंत में एक ठोस कमिटमेंट ना हो। बिल्कुल। और ये हमारा 7वां और अंतिम तत्व है, कमिटमेंट्स, समझौते को अंतिम रूप देना। राइट। टेक्स्ट कहता है 7 commitments. Commitments are oral or written statements about what a party will or won't do. और एक अच्छा कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? An agreement will be better to the extent that the promises made have been well planned and well crafted so that they will be practical, durable, easily understood by those who are to carry them out and verifiable. ये 4 मानदंड तो बहुत ही स्ट्रांग है। पहला प्रैक्टिकल, क्या जो तय हुआ है वो असल में संभव है? हाँ, दूसरा ड्यूरेबल, क्या ये समय की कसौटी पर खरा उतरेगा? और तीसरा, जो मुझे सबसे जरूरी लगता है, इजीली अंडरस्टूड। राइट। क्योंकि कई बार लॉयर्स इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उस सरल भाषा में समझना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। और चौथा है वेरीफाइबल, जांचने योग्य, लाइक माइलस्टोन चेक करना। मेक सेंस। चेकलिस्ट इसमें पूछती है व्हाट इज और अथॉरिटी, देयर्स। क्या सामने वाले के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कानूनी शक्ति है भी या नहीं? ये तो बहुत बेसिक लेकिन क्रिटिकल है। और समझौते का प्रकार कैसा है, फ्रेमवर्क, टेंटेटिव, फाइनल। राइट। और सबसे जरूरी प्रोसेस अग्रीमेंट, बैठक कहाँ होगी, एजेंडा क्या होगा। मैं ये सोच रही थी कि कई बार जल्दबाजी में ड्राफ्ट किया गया एक अस्पष्ट या वेग कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। 100%। इसीलिए अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें तो किसी भी बातचीत में असली जीत मेज पर बैठने से पहले की गई इस 7 तत्वों वाली चेकलिस्ट की तैयारी में ही छिपी होती है। प्रिपरेशन इज की। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं एक काफी गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। Sure. सोर्स मटेरियल में इन 7 तत्वों का उपयोग हमेशा दूसरों के साथ, लाइक अपोनेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए बताया गया है। राइट। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी 7 तत्वों वाली चेकलिस्ट का उपयोग खुद के साथ नेगोशिएट करने में करें? ओह वाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है ना? अपने खुद के लक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट बनाना, अपनी सतही इच्छाओं या पोजीशंस के बजाय अपने असली हितों को समझना और अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए एक मजबूत बाटना तैयार करना। अमेजिंग। जरा सोच कर देखिए। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में हम फिर से किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।